बताता हूँ मैं आप सभी को। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आई गॉट अ लिटिल लेट ड्यू टू सम रीजंस एंड आई फील सॉरी फॉर दैट, एंड आई होप वी शुड स्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस. Hello everyone, good evening, and I hope you people have revised each and everything. And today we will be having the session of practice about articles, and before that we should start off with the vocabulary. Good evening everyone. I'm fine, Himanshu. Hello Govind. Thank you Arjun. Ek Onkar. Sorry for being late. I got somehow stuck with someone. I'm fine. Thank you, everyone. So please stop commenting this way and let us start with the vocabulary session. Gentlemen, may we have the vocabulary session? Please remove the comments. Thank you, everyone. God bless you. Today we will be having a short session. Basically, I have some urgency. Fine. Hello everyone. Let us continue with the vocabulary session. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. सबसे पहले हम अपने शब्दों के साथ सबसे पहला शब्द हमारे सामने हाजिर हुआ ऑकल्ट. ऑकल्ट के अगर मीनिंग को मैं समझूं तो इसे हम कहते हैं मिस्टीरियस. नंबर 2 पर अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं पेंडर. पेंडर अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ हुआ एनकरेज. एनकरेज का अर्थ हुआ जब आप प्रोत्साहित करते हैं. नंबर 3 पर हमारे सामने शब्द आता है रॉकर्स. रॉकर्स बड़ा प्यारा शब्द जिसका अर्थ हुआ लाउड रफ. क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं ब्राउज. ब्राउज का अर्थ हुआ एग्जामिन. एग्जामिन का अर्थ होता है जब परीक्षण करने की कोशिश करते हैं हम. तो ठीक है दोस्तों.
हेलो एवरीवन। आज कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ एंड आई फील सॉरी फॉर दैट। मैं वापिस शब्दों पर कंटिन्यू करना चाहूँगा। सबसे पहला शब्द हमारे सामने आया ऑकल्ट। ऑकल्ट अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इसका अर्थ हुआ मिस्टीरियस, रहस्यमयी। नंबर टू पर हमारे सामने शब्द आता है जिसे हम कहते हैं पैंडर। पैंडर का अर्थ हुआ प्रोत्साहित करना, एनकरेज। नंबर थ्री पर आया रॉकर्स। रॉकर्स का अर्थ हुआ जो ऊंची आवाज में आप बोलते हैं या जिसे हम कहते हैं लाउड, रफ। नंबर फोर पर एक शब्द आता है ब्राउज। ब्राउज अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, तो ब्राउज का अर्थ होता है एग्जामिन। एग्जामिन का अर्थ होता है परीक्षण करना या किसी चीज को, अच्छी चीज को ढूंढना। प्रोवेस बड़ा प्यारा शब्द है। प्रोवेस का अर्थ होता है बहादुरी, एबिलिटी, स्किल। ठीक है बच्चों, अगले 5 शब्द आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, अटेंटिवली देखें, समझें। शब्द आता है हमारे सामने नंबर 6 पर वल्पाइन। वल्पाइन की अगर हम बात करते हैं, इसे हम कहते हैं क्राफ्टी। क्राफ्टी हम उसे कहते हैं दोस्तों, जो इंसान शातिर होता है, चतुर, चालाक। इम्ब्रोग्लियो, बहुत बार ये शब्द पूछा जाता है बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है इस शब्द पर बड़े अच्छे से फोकस करना और इसे समझने समझाने की कोशिश करते हैं। इम्ब्रोग्लियो का अर्थ हुआ जिसे हम कहते हैं कंफ्यूजन। ठीक है जी, कंफ्यूजन, असमंजस्य। नंबर 8 पर आता है ये शब्द जिसे हम कहते हैं फियास्को। फियास्को की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं फेलियर, यानी कि असफल। ठीक है दोस्तों, अगले शब्द पर मैं काम करने की कोशिश करूंगा। एक शब्द है पर्की। पर्की का अर्थ हुआ बुआंट। बुआंट का अर्थ हुआ क्या चीज जी, जिस पर कोई चीज टिकती है। ठीक है ना जी, सहारा। इसका इंग्लिश में सिनोनिम आपसे पूछा जाता है तो आप इसे कहते हैं फ्लोटिंग। नंबर 10 पर हमारा शब्द आता है जिसे हम कहते हैं रैंकोर। रैंकोर का अर्थ होता है बिटर, एंग्री फीलिंग्स, यानी कि जब हम गलत व्यवहार रखते हैं, कटु वचन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले 5 शब्द आपके सामने आ रहे हैं, इन 5 शब्दों पर फोकस करना। अगले शब्द आता है हमारे सामने नंबर 11 पर कॉजन। कॉजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ चीट, धोखा, छल करना। स्किज्म प्यारा शब्द है बच्चों, इसका अर्थ होता है स्प्लिट, 2 हिस्सों में बांटना। फाइन। डिसेंटर का अर्थ हुआ अनअर्थ। अनअर्थ की अगर हम बात करते हैं तो किसी चीज को लोगों के सामने लेकर आना। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप एक काम किया करो, सभी के सभी बच्चे काम किया करो। जो आज का वोकैब सेशन है इसे अच्छे से लिखकर और आप लोगों का जो डाउट ग्रुप है उस डाउट ग्रुप पर इसे पोस्ट किया करो। जब आप इसे लिखोगे हाथ से या टाइप करोगे ना, तो इस बहाने ही आपको याद होंगे। फाइन। और अगर आप अपनी और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इन लिखे हुए शब्दों को आप इंग्लिश के सेंटेंसेस में लिखकर अपने अपने ग्रुप में पोस्ट किया करो। इससे एक बहुत अच्छा फायदा आप लोगों को मिलेगा, आपको शब्द भी याद हो जाएंगे और इससे अच्छा आप लोगों का ग्रामर भी रिवीजन होगा। ठीक है, तो आज से ये ट्राई करो कि जो शब्द हैं, हर दिन के जो 25 शब्द आपके सामने आते हैं, इन 25 शब्दों को आप हर दिन लिस्ट बनाकर टाइप करें और उसे अपने अपने ग्रुप में पोस्ट करें। जैसे अगर मान लो 10-15 बच्चों ने ग्रुप में पोस्ट किया तो लगभग मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं अब आपके ग्रुप से, तो वो उसे बार बार देखेंगे। इस बहाने फायदा क्या मिलेगा, जब बार बार उसे देखेंगे तो इस बहाने याद भी हो जाएंगे सभी को, राइट। और मैं जानता हूं कि काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेहनत करना और भी अच्छे से जानते हैं, तो इन सेंटेंसेस के आप इन वर्ड्स के सेंटेंस बना सकते हैं। स्किज्म, स्प्लिट, डिसेंटर और अनअर्थ। टर्स का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट। हैलोड का अर्थ हुआ सेक्रेड। हैलो का अर्थ अगर हम समझें तो हैलोवीन्स डे बनाया जाता है ना बच्चों। हैलोवीन्स डे अगर मनाया जाता है तो हैलोवीन्स डे का क्या काम होता है? अगले 5 शब्द आपके सामने आ रहे हैं बच्चों, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल बता दें, इससे हम लोगों के लिए यूज कर पाएंगे। बेटा आप क्यों इस तरह की बात करते हो कि आप बिल्कुल लाचार हो?
आप क्यों अपने टीचर को इस तरह से चाहते हो कि सब कुछ टीचर तैयार करके आपको दे दे? मैंने कल आर्टिकल्स के बारे में आपको बता दिया कि मैं आंसर्स उसके नहीं दूंगा, तो उसके बारे में भी आप लोग लगे पड़े हैं कि भाई आंसर्स दे दो, आंसर्स दे दो। अरे भाई मैं आंसर्स नहीं दे रहा, इसका रीजन क्या है? आप दिमाग तो लगाओ, आपके आंसर सही हो गलत हो, किसी पर आपको डाउट हो, आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, 10 में से हो सकता है कि नहीं 2 क्वेश्चन पर आपको परेशानी है। जिन पर परेशानी है, डाउट ग्रुप बने हुए हैं आप लोगों के, आप उस पर पोस्ट करो। कुछ तो खास वजह होगी कि मैं आपको आंसर देकर सीधा लाचार नहीं बनाना चाहता। बच्चों की आदत क्या होती है, कोई भी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, आंसर पीछे देख लिया, आंसर देख लिया और उनको खुशी हो जाती, ठीक है भाई बात खत्म हो गई। लेकिन इससे लर्नर नहीं डेवलप होता किसी भी इंसान के अंदर। लर्नर उस इंसान के अंदर जागृत होता है भाई, सब जो इंसान झगड़ता है क्वेश्चन के साथ, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे नहीं हुआ। तो आदत डालो, पेपर में आंसर थोड़ी मिलने हैं आपको, पेपर के अंदर भी आपका दिमाग खाली होना है, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ, आपको दिमाग लगाना है, डू इट। आंसर के ऊपर, ये तो गीता उपदेश भी है, कर्म कर फल की इच्छा क्यों करता। आप चाहते हो पहले फल मिल जाए, यार अगर मेरे तरीके गलत होते तो मैं अप्लाई ही नहीं करता। मेरे भाई कोशिश करो इस चीज को समझने के लिए। हर चीज को लेकर मैं देखता हूं कई सारे बच्चे इतना हैंडीकैप एटीट्यूड रखते हैं, लाचार दिखाते हैं, सर ये हिंदी बता दीजिए, सर हम हिंदी मीडियम से हैं। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है बेटा, पेपर में कहां से लाऊंगा हिंदी? ठीक है, किसी शब्द पर ज्यादा परेशानी हो गूगल पे सर्च करो, दुनिया भर की हिंदी बताने वाली चीजें पड़ी हैं। मेहनत तो करो मेरे बच्चों, मेहनत का एटीट्यूड तो आपके लिए काम आएगा। आप चाहते हैं सब कुछ चीज रेडीमेड मिल जाए कॉम्पिटिटिव लेवल पे, मेरे भाई लाचार बनोगे, बर्बाद हो जाओगे। 16 पर आता है क्रीडेंस। क्रीडेंस शब्द से ही बना है क्रीडेंशियल, क्रीडेंस से ही बना है क्रीडेंशियल, ठीक है जी। विशाल, आई विल सी दिस कमेंट एंड आई विल टेल यू लेटर ऑन कि आप ये जो हरकत कर रहे हैं, इस हरकत का क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। अगले शब्द पर काम करते हैं एम्पायरिकल। एम्पायरिकल का अर्थ होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब जिस शब्द को या जिस बातचीत को, जिस नियम को आप अपनी प्रतिदिन की भाषा में या प्रतिदिन की हालत में अप्लाई कर सकते हैं। 18 पर एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं पास टाइम। पास टाइम का अर्थ होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का सिनोनिम अगर कहने की कोशिश करें तो रिक्रिएशन का अर्थ समझ में आता है जिसे हम कहते हैं रिजर्वनेशन। मैं इसे लिख देता हूं, ये आपके पेपर में सिनोनिम्स की तरह पूछा जाता है, ठीक है जी। यानी कि जिसे हम कहते हैं पुनः स्वस्थ बनना, पुनः स्वस्थ होना, ठीक है जी। तो अगला शब्द आता है हमारे सामने 19, रिप्रोबेट। रिप्रोबेट का अर्थ समझ में आता है विकेट पर्सन, यानी कि अगर हम इसे कहें तो स्काउंड्रल, ठीक है, कपटी इंसान। 20 पर आता है हमारे सामने एक शब्द हमारे सामने एक अगला शब्द आता है स्किटिश, जिसका अर्थ हुआ लाइवली, प्लेफुल या इजीली एक्साइटेड, ठीक है। लाइवली का अर्थ होता है हैप्पी, प्लेफुल का अर्थ भी होता है हैप्पी, जो इंसान मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, ठीक है जी। एक अगले शब्द पर हम काम कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं 21 पर स्लगगार्ड। स्लगगार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ आइडलर, लेजी बोन, आलसी इंसान। अपेंडेज अगर हम कहने का काम करें तो इसका अर्थ हुआ एक्सेसरी, सप्लीमेंट, जो किसी चीज के सहारे में काम आता है, ठीक है। एक अगला शब्द ये बार बार परीक्षा ने पूछा है क्लेयरवोयांट। क्लेयरवोयांट की अगर हम बात करें तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्लेयरवोयांट का अर्थ होता है जिसे हम कहते हैं टेलीपैथिक। टेलीपैथिक का अर्थ हुआ जब आप किसी के मन की बात आप समझने की कोशिश करें तो समझ जाते हैं, ठीक है। सर एक विशाल है और एक अमित है, इनकी आईडीज नोट कर लीजिएगा, इनको प्लीज इनका कोर्स डीएक्टिवेट कराना। एक विशाल है और एक अमित है, ठीक है सर, इन दोनों की आईडीज एक बार नोट करें और प्लीज इन दोनों को जरा, ये रेगुलर नॉनसेंस लिखते हैं कमेंट पर और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए डिस्टर्ब करते हैं। थैंक यू सर। एक अमित भी है सर, उसको भी देखिएगा।
जी जी सर, यही वाला। थैंक यू सर। आप करो बेटा कमेंट्स, लिखो उल्टा सीधा। चलिए बच्चों अगले शब्द पर काम कर लेते हैं। प्यूजिलिस्ट, इसका अर्थ हुआ बॉक्सर। और 25 पर आता है एक शब्द चेरी, जिसे हम कहते हैं कॉशियस, यानी कि जो चिंतित होता है, जो किसी चीज का चिंतन करता है। दोस्तों वोकैबुलरी का सेशन ये तो हमारे सामने हुआ फारिग। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने आर्टिकल्स के क्वेश्चंस पेश हो रहे हैं और मिलकर हम क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करेंगे। बी अटेंटिव और हर एक क्वेश्चन का आंसर तैयार करना। अब हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस फटाफट से 5 हैं आपके सामने, दिमाग लगाएं। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा समझने समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। और एक एक करके क्वेश्चंस पर फोकस करते चले जाएं और मैं एक्सप्लेनेशन आपको ये सामने रखता चला जाऊंगा और ये सीखने की है बातचीत। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल पर हम काम करना शुरू करेंगे। प्लीज बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फाइंड, सबसे पहला सवाल लिखा है, These days, only rich can afford the hospitality of the costly nursing homes. देखो बच्चों, हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के दौरान समझा था कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री को जब हम सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो वो उस लोगों की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं जो जिनके लिए वो एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो दोस्तों सेंटेंस को ठीक करने के काम करते हैं। सेंटेंस 1, दीज डेज ओनली द रिच कैन अफोर्ड द हॉस्पिटेबिलिटी। बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। He is as weak boy as my brother। क्वेश्चन देखते ही आप लोग ठीक कर सकते हैं। हम लोगों को एक चीज पता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन शायद आपको रिकैपिचुलेट कराने की कोशिश करूंगा। हम लोगों को एक बात बहुत खूबसूरती से पता है कि एज पॉजिटिव डिग्री और एज हम लोग लिखते हैं, क्योंकि इनके बीच में नाउन का जिक्र नहीं है। तो इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप ठीक करना चाहेंगे, ही इज एज वीक बॉय, तो बच्चों ये ठीक होना चाहिए। ही इज तो अपने आप में ठीक है, ही इज अ बॉय, और इसके बाद आप लोगों ने लिखा एज वीक, आगे आपका एज यूजुअल लिखा है, ठीक है जी। तो सेंटेंस के अंदर बिल्कुल छोटी सी बात थी कंफ्यूजन के लिए, तो सेक्शन बी को आप लोगों ने ठीक किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करेंगे अब हम। He has been sent to the prison। देखो बच्चों इस बात का ध्यान रखें, जब हम प्रिजन की बात करते हैं तो प्रिजन का पर्पस जनरल होता है, तो इसके साथ आर्टिकल लगाने की कोई सेंस नहीं बचती, ठीक है। He has been sent to prison, और इसके बाद आपके सामने लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करते हैं। प्रिंस चार्ल्स इज, ये शायद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि हम अगर इस
शब्द की बात करें HEIR, जब इस HEIR की हम बात करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है AR। तो जब वाउल साउंडिंग इसकी साउंड आ रही है तो आप इसके सवाल को ठीक करें। प्रिंस चार्ल्स इज एन एयर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, द सिंगिंग इज बोथ माई वोकेशन एंड एवोकेशन। ठीक है दोस्तों, अब इस बात के लिए छोटा सा नियम तैयार हो जाता है, ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, आई सेड इट अगेन, जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तो जनरल सेंस में आर्टिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्टिकल द हम लगाने की कोशिश करते हैं प्रोफेशन जब वो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ जुड़ जाए। ठीक है, अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं द टीचिंग इज एन आर्ट, तो बात पूरी तरह गलत है। टीचिंग एक प्रोफेशन का नाम है, आप इसमें द का यूज ही नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं कहने की कोशिश करूं द टीचिंग ऑफ, किसी भी टीचर का आप नाम लिखने की कोशिश करें, कोई भी ABCD आप लोगों ने नाम लिखा, ब्लैंक इज एक्सीलेंट, तो यहां पर ये बात अपने आप में सेंसिबल हुई कि मैं किसी भी इंसान, मान लो ABC कोई भी इंसान है, तो मैं अगर उसकी बात करना चाहूं तो स्पेसिफिक हुआ। क्लियर है? तो जनरल और स्पेसिफिक सेंस का इस खेल का ध्यान रखें। प्रोफेशन के साथ अगर हम कहने की कोशिश करें, कुछ हमारे धर्म है जिनकी फिलोसफी तैयार हो जाती है, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं हिंदुइज्म, ठीक है, सिखिज्म, तो ऐसी कई सारी हमारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम प्रैक्टिस के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा। फाइन, तो मेरे भाई इस लिखे हुए सेंटेंस पर काम करने की कोशिश करते हैं। इस लिखे सेंटेंस में द सिंगिंग ना कहकर इसे कहना चाहिए सिंगिंग, क्योंकि ये एक सिर्फ प्रोफेशन की बात है। अगले 5 क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने, प्लीज दिमाग लगाएं, फिर बात करते हैं। कोशिश करें मेरे दोस्तों, पहले क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से पढ़ ले, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करना शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर मैं काम करना शुरू करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करेंगे। सूरदास इज ऑफन कॉल्ड मिल्टन ऑफ इंडिया। देखो बच्चों, हम लोगों ने समझा था कि अगर हम किसी भी इंसान के नाम का कंपैरिजन करना चाहें तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को अगर ठीक से देखने की कोशिश करें तो इसका जवाब हम लोगों ने तैयार किया, सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। बाकी के लिखे सेंटेंस की बातचीत में कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम ध्यान से देखें, द ओल्ड वुमन प्लेस्ड कैटल, नहीं बच्चों, कैटल तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो मेरे भाई इसको ठीक किया जाए। द ओल्ड वुमन प्लेस्ड अ कैटल ऑन फायर। बाकी का आपका सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एक अगला सवाल हमारे सामने आता है और इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। द शिप पास्ड थ्रू बे ऑफ बंगाल। अब देखो बच्चों, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा आसानी से ये चीज समझ में आएगी। और समझ में क्या आई मेरे भाई? समझ में ये आई कि अगर हम किसी भी ज्योग्राफिकल टर्म की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल टर्म
स्पेसिफिक होती है आर्टिकल द के साथ। ठीक है दोस्तों, एक अगली बात को देखने की कोशिश करते हैं। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज अ बेस्ट सोल्जर। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, एक अगली बात से मिल लेते हैं। इट बीइंग रेनी डे, आपको इसे देखते ही समझ गए होंगे, रेनी डे नहीं बच्चों, आ रेनी डे कहना ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है जी, चलिए अगले 5 सवाल आपके सामने हैं। कोशिश करें मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। आर्टिकल्स ध्यान से नहीं समझे तो खेल ही बर्बाद है। आर्टिकल्स छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत प्यार से समझने की चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देते हैं बच्चों, प्यारा सवाल है। बोथ ऑप्टिमिस्ट्स एंड पेसिमिस्ट्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। द ऑप्टिमिस्ट इन्वेंट्स द एरोप्लेन, द पेसिमिस्ट, अब देखो बेटा ये साइंटिफिक इन्वेंशन की बात कही गई है तो द पैराशूट होने की बात है। ठीक है, द पैराशूट कहना सेंसिबल हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पर काम करते हैं। माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम, देखो बच्चों अगर आप मूवी की बात करते हैं ना तो मूवी अपने आप में एक स्पेसिफिक शुरुआत रखती है और मूवी का अंत भी अपने आप में स्पेसिफिक ही होता है। ठीक है जी, अब अगर इसकी बात कहें फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कहना सेंसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर काम करना शुरू करते हैं। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी, ये तो मैंने कर लिया सॉरी। क्वेश्चन 13 पर आए मेरे प्यारे दोस्तों। ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फूट, ही वेंट देयर बाई। सर बाई के बाद द लगाने की जरूरत नहीं है, इसका जिक्र हम इससे आगे प्रेपोजिशन में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, एक अगला सवाल। ही डिड नॉट गो टू द सिटी, सॉरी मैं फिर से वही क्वेश्चन पढ़ पाया, सॉरी। विद लिटिल पेशेंस, बच्चों हम लोगों ने इस बातचीत को समझने का प्रयास किया था और इस बातचीत को हम लोगों ने समझा था एडजेक्टिव्स में, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का फर्क। अब देखो यहां पर आपको कुछ ना कुछ पेशेंस की तो जरूरत है। जब कुछ ना कुछ पेशेंस की आपको जरूरत है तो कुछ पेशेंस की अगर आपको जरूरत है तो लिटिल ना कहकर होना चाहिए यहां पर अ लिटिल पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 15 पर काम करते हैं। द डिस्क्लोजर ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ, देखो बच्चों डिस्क्लोजर जिसका आप कर रहे हो, डिस्क्लोजर का अर्थ सिनॉप्सिस ही होता है, तो द सिनॉप्सिस कहने की सेंस नहीं बनती। ठीक है जी, द डिस्क्लोजर कह देना काफी, आगे लिखे हुए इस द सिनॉप्सिस की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अगले 5 सवाल आपके सामने हैं, जरा ध्यान दें, कोशिश करें एक बार फटाफट से नजरें निकालने की।
चलिए दोस्तों क्वेश्चंस के आंसर बनाते हैं. He was fascinated by insects and the more he studied their habits, the greater. आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर एडजेक्टिव्स में ये चीज समझी थी और पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस की जब हमने बात की थी तो दोनों तरफ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं. द रिसेंट स्टडी हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज अ परसेप्टिबल चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल. क्वेश्चन नंबर 18 पर काम करते हैं. गंगोत्री हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द डिवाउट एज इट इज कंसीडर्ड एज द अबोर्ड ऑफ किंग भागीरथ. बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर गंगोत्री एक पवित्र नदी का नाम है तो द कहकर यूज करना होगा. क्वेश्चन नंबर 19. आई गो टू द बेड. बच्चों बेड सोने के लिए ही होता है तो स्पेसिफिक सेंस तो कोई बनती नहीं है. जनरल सेंस आई गो टू बेड एट 8. इस 8 के बाद लिखे हुए इस द की भी हमें जरूरत नहीं है. यहाँ दोनों जगह पर कामला ठीक होना चाहिए. आई गो टू बेड एट 8 एवरी नाइट. क्वेश्चन 20. द मैन कैन नॉट लिव. सर हमने समझा था ये जनरल सेंस में यूज होने वाला शब्द है. मैन के साथ द की जरूरत नहीं. अगले 5 सवाल ट्राई कीजिएगा.
चलिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको समय दिया क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं आप लोगों को समय इसलिए दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस पर फोकस करना सीख लें। माफ कीजिए, प्रश्न 21, अ नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखो ध्यान से, आप अगर इस फाइंडिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो फाइंडिंग जिस चीज के बारे में बता रही है वो तो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो जब फाइंडिंग अगर बताने की कोशिश हम कर रहे हैं तो अगर हम इसे फाइंडिंग स्पेसिफिक बताते हैं तो द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहना सेंसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम काम करते हैं। दीज फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट ही हैड अ हैंड। बच्चों ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। टू हैव अ हैंड, इसका अर्थ हुआ जब आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर आपका किसी चीज में हाथ हो या योगदान हो। He had a hand। क्वेश्चन 23 पर आते हैं। Troy was taken by Greeks। देखो हम लोगों ने नेशनैलिटी की बात की थी, जिस देश के लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहां पर ग्रीक्स ना कहकर द ग्रीक्स कहेंगे तो ज्यादा सेंसिबल होगी बात। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए। लिखा है इट इज रिटन इन गीता। सर रिलीजियस बुक्स के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इट इज रिटन इन द गीता। क्वेश्चन 25, टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप्ड अ लिटिल शुगर। लिटिल नहीं, अ लिटिल। एडजेक्टिव्स में हम लोगों ने चीजों को समझा था। अगले 5 सवाल हैं, मैं इन्हें हल करूंगा फिर अगले 5 सवाल आप पर छोड़ूंगा। एज ही हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स देयर वाज स्टिल लिटिल वाटर। बच्चों लिटिल वाटर नहीं, अ लिटिल वाटर, क्योंकि अगर उसने पिया है और फिर भी पानी बचा है तो इतना पानी तो बचा है जिससे काम चल जाए। क्वेश्चन नंबर 27, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस। बच्चों साइलेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमें आर्टिकल ए लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, even now when see the spot I am reminded of the unique incident। यहां द लगाने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि भैया वो इंसिडेंट अपने आप में स्पेसिफिक है जो बहुत साल पहले हुआ था। एन को हटाकर द का यूज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 29, देखो बच्चों ये आपका कंजंक्शन का सवाल हमारे सामने आया। द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू। हमें पता है बच्चों की रीजन के साथ बिकॉज ऑफ, ड्यू टू जैसे शब्दों का यूज नहीं होता, तो ड्यू टू फैक्ट आप प्लीज यहां से हटा लें, बाकी का सेंटेंस अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाए। The interviewer asked me if I knew that Kalidas was the greater than। सर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना सेंसिबल नहीं है। क्वेश्चन 31 से 35 पर काम करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 31 पर काम करना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ बड़े ध्यान से। 31 कहता है द वॉर ऑफ महाभारता इज द फुल लेंथ इलस्ट्रेशन ऑफ अ राइटियस वॉर।
A righteous war. क्वेश्चन नंबर 32, अ पर्सन आई मेट। देखो बच्चों इस सवाल में तीनों जगह पर करेक्शन होगी। सबसे पहली बात तो अ पर्सन नहीं, जिस पर्सन से आप मिले वो पर्सन अपने आप में स्पेसिफिक था, तो होना चाहिए द पर्सन whom I, WHOM, whom I met, the person whom I met in the theater। बच्चों थिएटर का जनरल पर्पस है, बंदा मूवी देखने ही गया है, तो यहां आगे आती है बात द पर्सन whom I met in theater, द की जरूरत नहीं है, और आगे इसने लिखा was a playwright himself। तीनों जगह पर इसकी करेक्शन करें। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। सवाल प्यारा है हमारे सामने। दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस। बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है, एन की जरूरत हमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज ओनली डेंटिस्ट। ठीक करें बच्चों, इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर पायरेसी। नितेश, महाभारत से पहले द का यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पर महाभारत किताब का नाम नहीं है। ठीक है जी, यहां पर हम वॉर बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो महाभारत उस समय भारत का नाम था। ठीक है जी, अगले 5 सवाल आपके सन्मुख पेश किए गए हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नेक्स्ट पर काम करना शुरू करते हैं। 36 क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर हुआ, पे अटेंशन प्लीज। द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस। बेटा स्कूल का जनरल पर्पस बताया गया तो द लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोथ द सिविलियन एंड द आर्मी मैन, बाकी का सेंटेंस ठीक है। द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज हैड द ट्रेमेंडस इफेक्ट। बच्चों ठीक करें, द ट्रेमेंडस इफेक्ट नहीं, आ ट्रेमेंडस इफेक्ट कहना सेंसिबल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है ही टुक टू रीडिंग टाइम्स। बच्चों न्यूज़पेपर का नाम स्पेसिफिक होता है द टाइम्स।
Question 40th. This town isn't very well known and there isn't much to see, so a few tourists. अब अगर आपके टाउन में कुछ है ही नहीं देखने लायक तो सर टूरिस्ट्स आते हैं ना के बराबर, और ना के बराबर होने का मतलब सिर्फ फ्यू का यूज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं प्लीज। फटाफट से अटेम्प्ट करो दोस्तों, फिर बात करनी शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं 41। ऑन माई रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। बच्चों इस वाली बातचीत का एक और लॉजिक है जो मैं अगले टॉपिक में समझना होगा, तो अ सिंगर एंड साइंटिस्ट कह देना काफी है। अब चीजें धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगी तो हर एक बात की वजह समझ आएगी बेटा, तो इसके आगे का काम है जो इसकी वजह हमें तैयार करेगा। क्वेश्चन 42 आता है हमारे सामने। माई फादर इज इन बैड मूड टुडे। बच्चों मूड काउंटेबल नाउन होता है, तो ये जो लिखा है इन अ बैड मूड टुडे। 43 सनराइजेस। अब देखो इसे देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि ये तो साइंस से रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत है, तो इसे ठीक किया जा सकता है। द सनराइजेस, बाकी का सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज द मीक एंड हम्बल। इट इज द मीक एंड हम्बल। क्वेश्चन नंबर 44 अकॉर्डिंग टू द बाइबल हमने किया है, ये क्वेश्चन अभी डिस्कस आपके सामने आया। 45 इफ यू हैव फेथ इन अलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑलराइट। ठीक है जी, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन 46 पर आते हैं हम। सवाल 46 कहता है दीज डिस्प्ले द रिमार्केबल वेराइटी। बच्चों रिमार्केबल वेराइटी की अगर हम बात करें तो रिमार्केबल वेराइटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। क्वेश्चन 47 पर हम काम करते हैं। विद अ लिटिल इमेजिनेशन एंड इंटरप्राइज। लिटिल इमेजिनेशन नहीं, विद अ लिटिल इमेजिनेशन। विद अ लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज। बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 पर काम करते हैं। नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर। अब देखो बच्चों यहाँ पर ट्वाइस अ वीक जो लिखा है, इस आर्टिकल ए का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी बताने का काम कर रहा है। हम लोगों ने एडवर्ब में समझा था कि फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हम शब्द के साथ PER पर का यूज कर सकते हैं, एवरी का यूज कर सकते हैं, तो इस आर्टिकल का यहाँ पर मीनिंग यही है। ट्वाइस अ वीक का मतलब फ्रीक्वेंसी, सप्ताह में 2 बार। फाइन। अब देखो सवाल के अंदर बड़ी छोटी सी बात कही गई है, और देखो ध्यान से। नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक। अब एक बात बताओ बेटा, विंडोज में ऐसा स्पेसिफिक क्या है? विंडोज में तो ऐसा कोई स्पेसिफिक बात है ही नहीं। जब विंडोज में कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक बात नहीं तो आर्टिकल द लगाने की जरूरत ही नहीं है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाए। लिखा है द बॉयज लीव द स्कूल। सर अगर हम कहने की कोशिश करें द बॉयज लीव
द बॉयज नहीं, सिर्फ सॉरी, द बॉयज लीव द स्कूल। सर स्कूल का एक जनरल पर्पज है तो द लगाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन बी में द बॉयज लीव स्कूल एट 4 o'clock। आखिरी सवाल, द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, सी फॉर चाइना को ठीक किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो है हमारे सारे के सारे सवालात, ये तो है हमारी सारी की सारी बातचीत जिसका जिक्र हम लोग आर्टिकल्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, तो अब हमें समझना होगा एक्चुअल में अब और खेल क्या है। फाइन, चलिए दोस्तों अब मैं शुरू करता हूं आप लोगों का खेल। चलिए आप लोगों के, मुझे लगता है कुछ सवाल अब मैं डिस्कस कर लूंगा तो कहानी आगे हम लोग समझना शुरू करेंगे। प्लीज आस्क योर डाउट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स में सबसे ज्यादा सवाल दिए हैं और इन सब के सब सवाल की अगर हम बात करें तो इनका खास पर्पज यही है कि जितना आप एक्सेस करोगे उतना समझ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे तरीके को समझोगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। क्वेश्चंस का पर्पज ये होता है जब आप उन पर दिमाग लगाना शुरू करते हो तो सीखना शुरू करते हो, और लाचार बनकर वो स्टूडेंट जो ये चाहता है बस आंसर बता दो सर, आंसर बता दो सर, तो बर्बाद है। अब मूड कैसे काउंटेबल नाउन है? मूड अलग अलग तरह के काउंटेबल होते हैं सर। मेरा मुस्कुराहट, मेरा नाराज होना, मेरा गुस्सा होना, अलग अलग मूड काउंटेबल होते हैं। वासुदेव कुटुंबकम, क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, अपनी वीडियो को दोबारा देखो, इतनी फुर्सत नहीं बेटा। इसके अलावा कोई और आपका डाउट हो जो आप लोगों ने आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की और वो आपसे नहीं बन पाया हो? आपका कोई सवाल नहीं बन पा रहा हो वो पूछे बेटा, यहाँ रिपीट करने के लिए थोड़ी बैठे हैं आपके लिए कि आप एक ही सवाल को 5 बार रिपीट कराओगे। वीडियो होने का फायदा क्या हुआ? अपनी वीडियो को दोबारा देखो आराम से, 2 बार देखो, 5 बार देखो, 50 बार देखो। अस्तित्व बता तो दिया बेटा, मूड काउंटेबल नाउन होता है। किस तरह से बताऊं काउंटेबल नाउन होने का मतलब? अमन साहब क्या चीज पूछ रहे हैं? 42 में बैड मूड? बेटा अपनी वीडियो दोबारा देखो, ऐसे तो आप परेशान हो जाओगे और मैं ही परेशान कर दोगे। पवन साहब ने सवाल पूछा है, गुरुदेव कल की क्लास के अंदर द डॉग के साथ इज का यूज हुआ था। बेटा द डॉग के साथ आर का तब यूज होगा जब यहां पर ये एडजेक्टिव है, डॉग अपने आप में नाउन है। अगर मैं कहता हूं द ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। आपने नियम को ध्यान से नहीं सुना है, इसलिए तो कहता हूं कि ध्यान से जो नहीं सुनेगा वो बर्बाद है। ठीक है, अगर मैं द के साथ यूज करता हूं पॉजिटिव डिग्री, तब इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे मैंने कहा द ऑनेस्ट आर हार्ड टू फाइंड, तो यहां पर तो द के साथ, क्योंकि ये एडजेक्टिव के साथ हम लोग आर्टिकल द यूज कर रहे हैं मेरे भाई। द के साथ मैंने यहां लिखा डॉग, ये तो पहले से ही नाउन है। क्यों बेहोश हो रहे हो बिना बात? क्वेश्चन पर कोई और खास बात? नॉइज काउंटेबल नाउन होता है बेटा, नॉइज अनकाउंटेबल नहीं होता। हाँ जी, फ्रेजेस के साथ आर्टिकल आता है। मेक अ नॉइज, मेक अ डिसीजन, मेक अ मूड, मेक अ डिसीजन, हमेशा इनके साथ आर्टिकल ए आता है।
अलमाइटी के साथ दा नहीं आता यार, कल तो बताया था आप लोगों को। आप कौन सी दुनिया में हो? मैन, सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग, अलमाइटी, गॉड, इनके साथ दा नहीं आता। नितेश फिर वही सवाल पूछ रहे हो। ये ऐसा क्यों होता है कि एक ही बच्चा कम से कम 10-10, 12-12 बार कमेंट कर लेता है? कोई टेक्निकल इशू है क्या कि वो मतलब प्रेस करने के बाद मतलब ये मूर्खानंद कैटेगरी के लोग होते हैं कि भेजते रहते हैं, मतलब सामने वाला जवाब दे रहा है उनकी बात का, फिर भी इनको सब्र नहीं है। तो ठीक है, इन मूर्खानंद की एक लिस्ट बना लेते हैं। अरे भाई शुभम, अपनी वीडियो दोबारा देखो ना बेटा, बार बार करने का क्या मतलब हुआ? चलिए, आपसे उम्मीद है कि अपने आर्टिकल्स के सेक्शन को आप एक बार दोबारा से देखेंगे, आराम से रिवाइज करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे, वरना यहाँ तो ये सारे लोग फिर से मुझसे चाहेंगे कि मैं सारी वीडियो को दोबारा से आपके सामने सोल्व करके दिखाऊं। आज के लिए इतनी ही बात। कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन शुरू करूंगा एक नई बातचीत का, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।